हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की परमानेंट वैकेंसीज लेकर आई हूँ। ये जो पोस्ट हैं ये रेगुलर पोस्ट हैं और ये कहाँ पर आई हैं? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। तो ये यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। तो देखते हैं कि क्या कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, जिसमें आपके पास सभी एक टेबल बना हुआ है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस किस पेज पर मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पेज नंबर 4 पर मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज डिटेल है जो वो 5 to 6 पेज पर मिलेगी। तो आप ये सब एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यही पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 32/2023 से लेकर 47/2023 ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन मतलब एडवर्टीजमेंट जारी कब की गई है इन पोस्ट के लिए, तो वो इन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को की थी। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो जाएंगी, मतलब आप कब से अप्लाई कर सकते हो, तो 17 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए वो रहेगी 7 नवंबर 2023। ये लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि जो आप रिसिप्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो उस टाइम पे जो भी आपकी रिसिप्ट वगैरह होगी उसको ऑब्टेन करने की जो लास्ट डेट है वो 15/11 रहेगी, मतलब 15 नवंबर रहेगी शाम को 5 बजे तक, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उनमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनका जो पे स्केल है वो आपको 57,700 ये आपकी बेसिक पे रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके ऊपर बाद में जो अलाउंसेस वगैरह लगते हैं उनको लगाकर आपको फुल सैलरी बाद में दी जाएगी। वो आपको 87 के नियर बाय कुछ पड़ती है, 87,700, मतलब मेरे को अच्छे से नहीं पता, बट ये नियर बाय इसके क्लोज ही आपकी जो प्रॉपर सैलरी है वो रहने वाली है। तो एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो इसके अलावा सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर कौन से कोर्स के लिए, एमएससी केमिस्ट्री के लिए इन्होंने हायर करना है असिस्टेंट प्रोफेसर को। जो कोड रहेगा पोस्ट का वो 40 रहने वाला है। तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, टोटल जो सीट्स हैं वो 4 हैं। 4 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से एक जर्नल के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक पोस्ट जो है वह जर्नल ईएसएम के लिए है, और एक पोस्ट है जो वो बीसीए के लिए है। तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 32/2023। इसी तरह जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, एमकॉम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हायर कर रहे हैं। जो कोड है वो 41 है। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 4 पोस्ट यहाँ पर टोटल है, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट है वो एससी कैटेगरी के लिए है। 33 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इसका जो कोड है वो 42 है। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर हैं, जिनमें से एक पीडब्ल्यूडी के लिए है और एक जो है वो बीसीए के लिए है, और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 34 है। इसी तरह इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स का जो कोड है, पोस्ट का कोड है वो 23 है। टोटल 2 पोस्ट इसमें है, एक जर्नल कैटेगरी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 35 है। इसी तरह एजुकेशन है। एजुकेशन का जो पोस्ट कोड है वो 44 है। टोटल 4 पोस्ट हैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए, जिनमें से एक जर्नल कैटेगरी के लिए है, 2 एससी कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट जो है वो बीसीबी के लिए रहने वाली है, और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 36 है इसका। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है यहाँ पर इसका जो कोड है, पोस्ट कोड है वो 45 रहने वाला है। इंग्लिश में भी टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जिनमें से जो 3 वैकेंसीज हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है और एक जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक। और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 37
बाय 2023 इस सब्जेक्ट का रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जिसका जो पोस्ट कोड है वह 46 है। टोटल 3 वैकेंसी इसमें हैं, 2 वैकेंसी जर्नल कैटेगरी के लिए हैं और एक जो है वो बीसीबी के लिए है। जो 38 है वो एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसी तरह मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए जो पोस्ट कोड है वो 47 है। टोटल 2 वैकेंसी इसमें है, एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक बीसीए के लिए है और जो 39 है वो एडवर्टीजमेंट कोड रहने वाला है। इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स का जो पोस्ट कोड है वो 48 है। 4 वैकेंसीज हैं इसके लिए। इसमें जो एक पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, दो जो पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट है वो एससी ईएसएम के लिए है। जो पोस्ट कोड है वो 40 होगा यहाँ पर। फिजिकल एजुकेशन है, जो फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट कोड 49 है। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है और एडवर्टीजमेंट नंबर 41 बाय 2023 है। लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो पोस्ट कोड है वह है 50। टोटल 3 वैकेंसीज इसमें है, एक वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक जो है वो पीडब्ल्यू के लिए है। तो जो एडवर्टीजमेंट कोड है वो है हमारा 42। तो इसके अलावा ये तो हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा क्या है, इन्होंने ये क्या दिया हुआ है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, कि एसोसिएट प्रोफेसर का किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो कितनी होगी, 1,31,000 सॉरी, ये आप देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी होगी वो रहेगी 1,31,400। तो ये बेसिक है जो कि एकेडमिक लेवल 13A के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी। इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का जो कोड है एसोसिएट प्रोफेसर का, ये आपने ध्यान में रखना है। पहले जो मैंने बताई थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी। तो इंग्लिश का जो एसोसिएट प्रोफेसर की ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका जो कोड है वह 51 है। एक ही वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है और एडवर्टीजमेंट नंबर इसका होगा 43। ठीक है जी। हिस्ट्री के लिए जो है 52 यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है। एक वैकेंसी है यहाँ पर, वो भी एससी कैटेगरी के लिए है और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वह 44 रहेगा। मैथमेटिक्स के लिए जो पोस्ट कोड है वह 53 है। एक वैकेंसी है जो पीडब्ल्यूडी के लिए है और इसका 45 जो है वो एडवर्टीजमेंट नंबर रहेगा। फिजिकल एजुकेशन जो है इसका जो पोस्ट कोड है वह 54 है। दो वैकेंसीज यहाँ पर हैं, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया 46। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो पोस्ट कोड है वह 55 है। एक वैकेंसी है यहाँ पर जो कि एससी कैटेगरी के लिए है और 47 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर रहने वाला है। तो ये सब आपको एसोसिएट प्रोफेसर की बताई है इन्होंने कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे एप्लीकेशन फी की, कि एप्लीकेशन फीस कितनी है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी है, ईएसएम है और ईएसपी है, इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है फीस है वो 2000 रुपीज रहने वाली है। जो फीमेल और जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट, मतलब कि जनरल कैटेगरी से जो फीमेल आती हैं वो सिर्फ हरियाणा स्टेट की बात यहाँ पर हो रही है कि हरियाणा स्टेट की जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी फीस रहेगी 1000 रुपीज। और जो कैंडिडेट्स ऑफ एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, हरियाणा स्टेट के जो एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी जो फीस रहेगी वो 500 रहेगी। और हरियाणा स्टेट के जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है उनकी कोई फीस नहीं है, यहाँ पर 0 फीस है उनकी। तो ये हो गया फीस के बारे में। और इन्होंने एक चीज और यहाँ पर मेंशन की है कि अगर आपने एक बार फीस डिपॉजिट कर दी है तो बाद में वो ना ट्रांसफर होगी और ना ही उसको रिफंड किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है। तो इन्होंने एक चीज और यहाँ पर क्लियर की है कि जो लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि अगर सपोज करो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उन दोनों पोस्ट की जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो अलग अलग है, तो आपको फीस भी अलग अलग ही पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप फीस एक ही पे कर रहे हो पर आप अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, अगर आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस भी जो है वो अलग अलग
पे करनी पड़ेगी आपको। तो जो फीस है वो आपकी वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपने सबमिट करनी है। तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस दे रखी हैं, जैसे एपीआई की फुल फॉर्म क्या है, बीसीए की फुल फॉर्म क्या होगी, बीसीबी की, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता सकती हूँ यहाँ पर वो क्या है, इन्होंने कुछ फॉर्म्स भी अप्लाई किए हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं फॉर्म्स की फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009। तो उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपको रूल रेगुलेशन एक बार आप खुद से पढ़ लेना। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स इन्होंने डिमांड की है उन सब का फॉर्म यहाँ पर इन्होंने लगाया है, इनको प्रिंट आउट करा के आप तो यहाँ से आप साथ में अपने फॉर्म के अटैच कर सकते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने सभी फॉर्म्स दिए हैं, चाहे वो एनओसी का है, चाहे वो बीसीए और बीसीबी कास्ट का हो गया, हर तरह के फॉर्म इन्होंने यहाँ पर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इन्होंने लगाया है। तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो कितनी क्या रहेगी, ठीक है जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपकी ये जो डिग्री है ये किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी फॉरेन जो कि एक्रीडिएटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहां से आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि आपके पास यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो आपके पास स्लेट या सेट दोनों में से एक क्लियर होना चाहिए, और ये स्लेट या सेट जो है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट का ही होना चाहिए। किसी और स्टेट का अगर आपका सेट क्लियर है तो उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताई है कि जिन लोगों ने अपनी जो पीएचडी है वो 2009 और 2016 के जो भी रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी पीएचडी है तो आप लोग नेट सेट या स्लेट के जो एग्जाम है उससे एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। इसके अलावा डिटेल में आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी यही रहने वाली है कि आपकी जो मास्टर्स है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास नेट या सेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के पास नेट सेट नहीं है तो 2009 के अकॉर्डिंग आपके पास जो पीएचडी डिग्री है वो होनी चाहिए, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने बताया है कि आपके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो सिलेक्शन के लिए इन्होंने ये आपका दिया है कि कैसे आपका एपीआई बनेगा। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 80% या उससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 60% या 80% के बीच में आपके मार्क्स आए हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के 55% से लेकर 60% के बीच में मार्क्स किसी के हैं तो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और 40% टू लेस देन 45% से लेकर 55% के बीच में जिसके मार्क्स होंगे उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया आपका 80% से अगर अबव किसी के मार्क्स आए हैं तो 25 मार्क्स होंगे। 60% से लेकर 80% के बीच में जिसके मार्क्स हैं उसको 23% मिलेंगे। तो ये सब आप एक बार खुद देख लेना। तो इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो एमफिल है, एमफिल में अगर किसी के 60% या इससे अबव है तो 7 मार्क्स होंगे, और 50% से 60% के बीच में जिसके हैं उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। नेट प्लस जेआरएफ जिनका है उनको 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी का सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी का स्लेट या सेट है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह रिसर्च पेपर के बारे में इन्होंने बताया है कि रिसर्च पेपर के मैक्स टू मैक्स आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड्स या फिर नेशनल अवार्ड्स जो हैं उनके आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, और जो स्टेट लेवल अवार्ड्स हैं अगर आप किसी के पास हैं तो उनके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है, आप देख सकते हैं एक बार। तो इसके अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए अच्छे, ठीक है जी। जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग,
और रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन की कम से कम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में टीच करने का। उसके अलावा आपकी जो पब्लिकेशंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है वो रही है आपके पास। तो इसके अलावा जो इन्होंने बताया है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर की वेटेज क्या रहेगी, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगी, तो वो चीज़ें आप सब स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बोलकर अगर बताऊंगी तो जो हमारी वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए आप ये सब एक बार चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मेरे को लगता है कि यही थी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे को लगता है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत थी। इसके अलावा ये जो वीडियो एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पर जाकर आप लोग अच्छे से सब कुछ चेक कर सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको यूजीसी नेट इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियोस आप इजीली वहां से हासिल कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की जो भी वैकेंसीज होती है, चाहे वो पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है और दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सो डोंट forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching the video guys.